जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गाइड यूपीएससी में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया का नेबर्स के साथ रिलेशन एंड इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन, इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स एंड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड साथ ही में इफ़ यू आर हेयर टू रिवाइज दिस चैप्टर देन आपका वो पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद में मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई है वो सारी एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाई हुई है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सो गाइस, दिस इज़ आवर अर्थ, है ना। एंड हमने इस अर्थ को बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया है ताकि हम हमारे अर्थ में सिचुएटेड बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी प्लेसेस को लोकेट कर पाएँ। एंड ये जितनी भी लाइंस है ये सारी इमेजिनरी है एंड इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को एक्सेस करने और लोकेशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं एंड ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस है इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। एंड इनको याद करने का तरीका ये है कि जितनी भी लेटी हुई लाइंस वो है लैटिट्यूड्स, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड्स एंड जितनी भी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स। एंड आपको यहाँ पे थोड़ा फील हो रहा होगा कि जितनी भी ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इतने कर्व्ड कैसे हैं। कर्व्ड इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ भी तो ओवल है एंड अगर हम कोई लाइन खींचेंगे सो वो ऑटोमेटिकली कर्व होएगी जिससे हम लोकेशंस को लोकेट कर पाएँ। ओके गाइस, सो आई होप ये जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ हेमिस्फीयर्स। हम जो सबसे बीच वाले लैटिट्यूड को उठाएं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ओके। एंड सबसे मिडल मोस्ट लॉन्गिट्यूड को उठाएं तो इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। सो ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमारी अर्थ हम सब जानते हैं कि स्फेयर है, स्फेयर तो नहीं बट जियोइड है अर्थ की शेप, बट हम पर्टिकुलरली जिस टर्म का यूज़ करते हैं दैट इज़ स्फेयर। एंड जब हम स्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट एंड ये नीचे वाला पार्ट अलग अलग हेमिस्फेयर्स कहलाते हैं। वैसे ही ये जो हमारी अर्थ है ये इक्वेटर के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। इस वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं एंड ये जो सदर्न पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब ये तो बात हुई नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की। लॉन्गिट्यूड के थ्रू भी हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड दैट इज़ वी कैन सी थ्रू दिस लाइन। ये जो लाइन है ये हमारी अर्थ को सेम दो पार्ट्स में डिवाइड करती है बट डायरेक्शन का डिफरेंस हो जाता है। तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट हेमिस्फीयर्स। एंड अब वी ऑल आर रेडी टू स्टडी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ लोकेशन। ओके गाइस, सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। सो दिस वाज आवर इक्वेटर एंड दिस वाज आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हेयर वी कैन सी आवर कंट्री इंडिया।
इंडिया जो है वो एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। एग्जैक्टली अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एंटायरली नॉर्थ है, ये वाला पार्ट ईस्ट है, ये वाला पार्ट वेस्ट है एंड ये वाला पार्ट साउथ है। सो ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला एरिया हो जाएगा साउथ ईस्ट एंड ये वाला एरिया हो जाएगा साउथ वेस्ट। सो इंडिया एंटायरली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब गाइस अगर हम इन लाइंस को ध्यान से देखें, हम देखते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड्स को। हेयर यू कैन सी दैट ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पे लोकेटेड है। 0 डिग्री इन द सेंस कि हमने जो ये रेड लाइन है इसको हमने एज अ बेस लिया है एंड वी ऑल नो दैट जो बेस होता है वो 0 डिग्री ही होता है फ्रॉम हेयर। ओके, हेयर वी कैन सी इट इज़ 0 डिग्री। एंड थोड़ा हम ऊपर जाते हैं तो ये वाली लाइन आ रही है 15 डिग्री पे। आपने प्रोट्रैक्टर से एंगल्स तो बनाए ही होंगे एंड हम यहाँ से एंगल ड्रॉ करें इस पॉइंट से, सो ये 15 डिग्री पे आता है। सो ये वाली जो ऊपर वाली लैटिट्यूड की लोकेशन हो जाएगी ये 15 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी। 15 डिग्री तो हमने एंगल से देख लिया नॉर्थ इस वजह से क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। सिमिलरली इससे ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री पे, इससे ऊपर वाला 45 पे, उससे ऊपर 60, उससे ऊपर 70 एंड देन हमारे आ जाता है लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे। ओके गाइज, अब हमने लैटिट्यूड वाइज तो एंगल्स देख लिए, अब हम लॉन्गिट्यूड वाइज अगर एंगल्स देखें तो वो भी सिमिलरली ही ड्रॉ किए जाते हैं, बट उसके लिए हम बेस लेंगे इस वाली लाइन को। ओके, ये वाली लाइन हमारा बेस हो जाएगी एंड यहाँ से अगर हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसकी लोकेशन 30 डिग्री हो जाएगी एंड सिमिलरली यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे 60 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ से तो ईस्टर्न पार्ट है तो यहाँ पे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है एंड यहाँ से ये वेस्टर्न पार्ट है तो यहाँ से ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से हम इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए लोकेशन एक्सेस कर पाते हैं, लोकेशनल इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद में आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की मेनलैंड की। इंडिया का जो मेनलैंड है वो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। मतलब कि हमारे इंडिया का जो एक लैटिट्यूड है वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है एंड जो नदर्न मोस्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड वाइज हम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट को लेते हैं। हम इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो गाइज हेयर इज़ इंडियाज़ मेनलैंड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो जा रही है ये लैटिट्यूड है एंड ये लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स पे लोकेटेड है। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट्स पे लोकेटेड है। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट हम देखेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्थ, साउथ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब हम इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ होगा। तो ये हमारे इंडिया का हो जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो इस वाले लॉन्गिट्यूड से लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है एंड यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। अगेन ईस्ट क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। आई होप अब आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बता रखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हम सभी जानते हैं
कि ये वाली जो लाइन है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। सिमिलरली एक लाइन यहाँ से जाती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, एंड एक लाइन यहाँ से जाती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये लाइंस लोकेशनल पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोकेशनल पर्पस से भी, साथ ही में क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है। मींस यहाँ पे कुछ 23 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 30 मिनट्स। थोड़ा हमें और जाना पड़ेगा नॉर्थ में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। एंड ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। Here you can see Tropic of Cancer. This is Tropic of Cancer passing through India. और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होती है। दे आर गुजरात, दे आर राजस्थान, दे आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स हैं। हेयर इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। आपके कभी कभी पेपर्स में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रही है, या फिर उन सारी स्टेट्स का नाम लिखे जिनके थ्रू इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। या फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच लाइन डिवाइड्स India into almost 2 equal parts, so that is Tropic of Cancer. अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. इसको भी हम मैप के थ्रू समझते हैं। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो ये है, ओके, एंड हमारे इंडिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट ये है। इंडिया के साउथ ईस्ट में आप देख सकते हैं एक सी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ वेस्टर्न में आप देख सकते हैं उसका नाम है अरेबियन सी। अरेबियन सी में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड है जिन्हें हम लक्षद्वीप बोलते हैं। वही बे ऑफ बंगाल में भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड है जिन्हें हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। ये दोनों ही इंडियन टेरिटरी में आते हैं, ओके। एंड इसके ये इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा वो इन्हीं आइलैंड्स को कंसीडर किया जाएगा, एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट इन आइलैंड्स को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ ख़त्म होता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लोकेशन। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, एंड अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके एंड आपको भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिल सके। अब यहाँ पे आपके एक फैक्ट दे रखा है, दैट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन Andhra Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. सो गाइज जिस इंदिरा पॉइंट की बात की जा रही है वो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सदर्न मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है, एंड ये इंडिया का जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था। बट 2004 में एक सुनामी की वजह से ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ साइज़। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम इंडिया के जोग्राफिकल एरिया, इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हम स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इन सब का एरिया निकालते हैं, वैसे ही हमने हमारे इंडिया का भी एरिया निकाला है, एंड ये अप्रॉक्सीमेट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट? बट जो वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका इंडिया सिर्फ 2.4% ऑक्यूपाई करता है। अब आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, बट ये उतना भी कम नहीं है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले की 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? वो है रशिया, कनाडा,
USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से भी डायरेक्ट 1 मार्कर्स आपके ज्योग्राफी के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बता रखा है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो अबाउट 15,200 किलोमीटर्स है। मतलब इंडिया का जो ये लैंड बाउंड्री है विच आई एम हाईलाइटिंग विद रेड पेन, ये जो है 15,200 किलोमीटर्स है। और वहीं हम इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन आई एम हाईलाइटिंग विद येलो, ये जो कोस्ट लाइन है ये अबाउट 7,516.6 किलोमीटर्स है। ये 7,516.6 किलोमीटर्स इस डेक्कन पेनिनसुला की ही नहीं बल्कि इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे दमन दीव दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, इन सारे आइलैंड्स के कोस्ट लाइन को मिला करके है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंडिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स से सराउंडेड है। एंड ये जो माउंटेन ग्रुप्स है इनको हम हिमालयाज़ बोलते हैं। एंड ये हिमालयाज़ कम्प्लीटली यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स मीन्स इनकी एज इतनी पुरानी नहीं है, ये रिसेंटली फॉर्म हुए हैं एंड इनकी साइज़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है इंडिया से रिलेटेड एंड वो ये है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड India begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. यहाँ पे आप ये लैटिट्यूड देख पा रहे हैं 20 डिग्री। इससे थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पे आप लैटिट्यूड देखेंगे 22 डिग्री। ओके गाइज, सो ये जो 22 डिग्री है यहाँ से इंडिया टेपर मतलब सकड़ा होता जाता है। एंड ये जो सकड़ा होता जाता है इस वजह से ये जो हमारा इंडियन ओशियन है इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इंडियन ओशियन को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ईस्ट में तो बे ऑफ बंगाल सी एंड वेस्ट में आप अरेबियन सी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री ही है। अब ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आइए देखते हैं। इंडिया का अगर हम वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड देखें सो वो 68 डिग्री 7 मिनट्स है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड देखें तो वो 97 डिग्री 25 मिनट्स है। इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं सो ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री आता है। ओके, वही हम इंडिया का जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट्स, इसको भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 30 डिग्री आता है। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। बट फिर भी हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट है ये 3,214 किलोमीटर्स है एंड जो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट है ये 2,933 किलोमीटर्स है। मतलब कि जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो डिस्टेंस है वो वेस्ट से लेके ईस्ट से ज़्यादा है। आपको ये डेटा भी याद रखना है कि जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया की डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर्स है एंड वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर्स है। So here guys, I am finding the latitudinal extent and longitudinal extent of India. सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालते हैं। तो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री 25 मिनट्स है एंड वहीं जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स है। ओके, 68.07, सो इट इज़ अबाउट 29.18 मतलब अप्रॉक्सीमेट 30। अब अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सो वो हम निकालेंगे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड से 37.06 माइनस 8.04 विच इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट 30। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स।
टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स से मतलब है कि इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे सन 2 घंटे पहले ही उग जाता है और गुजरात में सन 2 घंटे बाद उगता है। बट फिर भी हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही टाइम है, एक ही टाइम को फॉलो किया जाता है। एंड इसके पीछे रीज़न है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे लोकेटेड है। एंड ये इंडिया के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है। एंड यहाँ पे मिर्ज़ापुर पे जो टाइम है, इस ही टाइम को हमने पूरे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया है। ओके, मतलब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम है वही टाइम पूरे इंडिया में फॉलो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ पे डे टाइम एंड जो नाइट टाइम है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसमें हमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बट जैसे जैसे हम नॉर्थ जाते हैं वैसे वैसे हमें ड्यूरेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ड्यूरेशन में डिफरेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है डे एंड नाइट का। आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे जो डे की ड्यूरेशन है और जो नाइट की ड्यूरेशन है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बट वहीं कन्याकुमारी में डे की ड्यूरेशन में और नाइट की ड्यूरेशन में नेग्लिजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब नाउ here a question comes, why 82 degree 30 minutes east has been selected as standard meridian of India? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को ही इंडिया ने स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों घोषित किया? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड करती है। एंड ये हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड करती है, इस वजह से ये एक हमें एवरेज टाइम दे देती है पूरे इंडिया का। एंड अगर हमें एवरेज टाइम मिलेगा तो ऑलमोस्ट जो अदर डिफरेंसेस हैं उनको हम नेगलेक्ट करके एक कंसिस्टेंट टाइम स्टैंडर्ड डिवाइस कर सकते हैं हमारे नेशन के लिए। Now the next question is, why is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? कन्याकुमारी में जो हमें डिफरेंस है डे एंड नाइट का, वो हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जितना हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ कश्मीर इज़ लोकेटेड फार फ्रॉम इक्वेटर, देयरफॉर the difference in day and night is more there as compared to कन्याकुमारी। जो कश्मीर है वो इक्वेटर से दूर लोकेटेड है, मतलब सन रेज जो है वो इतनी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। बट वहीं कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के पास लोकेटेड है, इस वजह से जो सनराइज है वो डायरेक्टली कन्याकुमारी पर आती है। एंड डे एंड नाइट के बीच का ड्यूरेशन जो है उसके अंदर डिफरेंस हमें इतना देखने को नहीं मिलता। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर, तो आप यही आंसर लिख कर आएंगे। अब तक ख़त्म होते हैं हमारे जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे। अब हमारे स्टार्ट होता है थोड़े थ्योरी टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स ही बचे हैं, दे आर इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले पॉइंट आता है, द इंडियन लैंड मास एज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। So guys, this is India, okay, and this is East Asia and this is West Asia. So here we can see that India is literally located in Central Asia. Now the next point is, India is southward extension of Asian continent. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। एंड एशिया कॉन्टिनेंट को अगर हम इंडिया के बिना इमेजिन करें तो ये समवट ऐसे प्रतीत होगा, ऐसा दिखेगा। बट इंडिया की वजह से थोड़ा साउथ में भी एक्सटेंडेड देखने को मिलता है, मतलब इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. अब इंडिया में जो डेक्कन पेनिनसुला है ये ओके, यहाँ पे है इंडियन ओशियन, मतलब वाटर बॉडीज़ है। वाटर बॉडीज़ है तो यहाँ पे पोर्ट्स का भी निर्माण हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो इंडिया का जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है
ये वेस्टर्न वाला पार्ट, इसके थ्रू हम यूरोप, अफ्रीकन एंड ये जितने भी जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल में जितने भी पोर्ट्स हैं इससे हम ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर पाते हैं। इसी वजह से हमें बहुत ही बेनिफिटेबल ट्रेड रूट मिलता है, बहुत ही हमें बेनिफिटेबल मर्केंटाइज मिलती है। एंड इसी वजह से इंडिया की जो ये सेंट्रल लोकेशन है इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, Western coast, and with the Southeast and East Asia from Eastern coast. इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशियन में पड़ता है एंड यही रीज़न है कि यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अब इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्ट्स हैं वहाँ से हम यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इंडिया का जो ये ईस्टर्न पार्ट है यहाँ से हम ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साथ ही तरह ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इसी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया की लोकेशन। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है वो इंडियन ओशियन से बहुत ही ज़्यादा बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, जितना कोई भी कंट्री वर्ल्ड में इंडियन ओशियन से नहीं करती। इसी वजह से ये जो ओशियन है इसका नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन पड़ा है। Here we can see no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. Now the next point, India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. आप सबने सिल्क रूट का नाम तो सुना ही होगा एंड ये जो सिल्क रूट है ये एक लैंड रूट था जो कि इंडिया चाइना को रोम से कनेक्ट करता था। लेट्स सी इट ऑन मैप। हियर यू कैन सी चाइना, हियर इंडिया, ओके, एंड हियर वर सिचुएटेड रोम। सो चाइना एंड इंडिया को जो है एक रूट कनेक्ट करता था रोम से, एक ट्रेड रूट जिसको हम सिल्क रूट बोलते थे, ओके। एंड ये एक लैंड रूट था, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के बहुत ही पुराने टाइम से अदर कंट्री से रिलेशन थे, बट वो लैंड रूट्स के थ्रू ही थे। सी रूट जो है वो यूरोपियंस के बाद डिस्कवर हुआ एंड सी रूट्स यूरोपियंस के बाद डिस्कवर हुए, तो उसके बाद ही मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स इंडिया के स्टार्ट हुए। मैरीटाइम मतलब थ्रू मेराइन, मेराइन मीन्स थ्रू सी, ओके। The various passes through mountains in the north have provided passages to ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. हमारा इंडिया जो है वो चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है, बट ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स कंटिन्यूस है, बीच बीच में आपको बहुत सारे पासेस, बहुत सारे रूट्स देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं और गए हैं। चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए लाइक फाजियान, ठीक है, लाइक जुआंग, जैंग, ओके। एंड बहुत सारे वेस्टर्न ट्रैवलर्स लाइक जीन बैप्टिस्टे, ओके, इब्न बतूता, बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में लैंड रूट्स के थ्रू ही आए थे। और उस टाइम पे जो इंडिया का इंटरेक्शन है ओशियंस के थ्रू वो भी बहुत ही कम था। एंड अब लोगों का कमोडिटीज़ का मूवमेंट हो रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे आइडियाज़ एंड बहुत सारी कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज हुई अदर कंट्रीज़ से, लाइक द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स, रामायणम, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम, वो बहुत सारी कंट्रीज़ तक पहुंच गया। बहुत सारी स्पाइसेस इंडिया की, मसलिन अ वेरी फाइन वेराइटी ऑफ क्लोथ विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अदर मर्केंडाइज वो भी इंडिया से अदर कंट्रीज़ में गई। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने सीखी भी है, लाइक ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको
ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस में आए हुए ग्रीक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लाइक डोम्स, माइनरेट्स, ये सब हमने वेस्ट एशिया से लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ चीज़ें दी हैं, आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ शेयर ही की हैं, बल्कि इंडिया ने खुद ने भी बहुत सारी आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ को अडॉप्ट किया है। समराइजिंग इट ऑल, मतलब इंडिया के बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे वर्ल्ड से। नाउ हेयर इज़ अ फन फैक्ट गिवन, दैट इज़ स्वेज कैनाल was opened in 1869 and it reduced India's distance from Europe by 7,000 kilometer. Here you can see India and here you can see Suez Canal. This is Suez Canal. ओके एंड ये जो स्वेज कैनाल है ये 1869 में बनाई गई थी एंड इस वजह से जो यूरोप को कनेक्ट करता था रूट इंडिया को, इतना बड़ा रूट, उसकी डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर से कम हो गई। ये रूट केप ऑफ गुड होप, स्वेज कैनाल से आना जाना हालांकि बहुत महंगा पड़ता है, बट ये शॉर्टर डिस्टेंस है इस लंबे रूट से। पर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अफोर्ड करने के लिए अपने ट्रैवल को आप इस रूट को भी अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। गाइस दिस इज़ आर इंडिया एंड इंडिया में अगर हम वेस्ट में देखें तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री आप पाकिस्तान देख सकते हैं, इधर अफगानिस्तान। नॉर्थ में आप चाइना को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं, भूटान को देख सकते हैं। ईस्ट में आप देख सकते हैं बांग्लादेश को एंड म्यांमार को। ओके, साउथ में आप इधर श्रीलंका को देखेंगे जो कि इंडिया से एक वाटर बॉडी के थ्रू सेपरेटेड है जिसको हम पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं। वही मालदीव्स जो है वो भी इंडिया की सदर्न नेबर कंट्री है क्योंकि ये लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. Southern neighbors across the sea consist of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. अब यहाँ पे एक और हमें फन फैक्ट देखने को मिलता है, दैट इज़ बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the Viceroy. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return of local autonomy. 1947 से पहले जो हमारा इंडिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड, प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस. ओके, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया. ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनकी फीचर्स ये थे कि इनको रूल तो यहाँ के रूलर्स, यहाँ के किंग्स ही कर रहे थे, बट इनको ब्रिटिशर्स की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता था. मतलब इंटरनल अफेयर्स अंदर जो भी स्टेट के होगा उसको तो राजा ही संभालेगा, बट जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी. मतलब कि इन्हें सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये तब तक ही रूल कर पाते थे. वही प्रोविंसेस ये डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थे एंड इनके जो रूलर्स थे वो वाइस रॉय के द्वारा अडॉप्ट किए जाते, वाइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू एन्जॉयड इट. एंड इस वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, सारे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए हैं हमने, मैप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी देखे हैं. And I think there is no point left in this chapter. If there is, then you can comment. And if you liked our video, then please make sure to subscribe, like and share. Thank you.